Hi friends, welcome back to study classes. यूजीसी नेट 2022 कॉमर्स एग्जामिनेशन में जो सवाल हमसे पूछे गए थे उन पर डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। और आज जो टॉपिक रहेगा, आज जो यूनिट रहेगा, डेट इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो जो भी सवाल आए सभी शिफ्ट्स में इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से, उसको आपके साथ आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इन सवालों को देखकर आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या है। आपको यह भी मालूम होगा कि हम कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट जो कि आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं। तो यहाँ पे हम ये सारी चीजों को देखेंगे, सवालों को डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, रेट ऑफ इनकम टैक्स अंडर द न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 इन इंडिया आर। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से रेट्स हमें देखने को मिलते हैं। देखो, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो हमारे रेट्स हैं, 5% रेट है, 10% है, 15% है, 20% है, 12% कोई रेट नहीं देखने को मिलता। और इसीलिए जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ए बी डी ई ओनली। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इन प्यारे दोस्तों, बहुत ही सीधा सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, आपके कोर्स में भी कवर था। तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आई होगी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है हमारे पास, इफ द असेसी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, द एग्रीकल्चर इनकम इन दैट केस शेल बी। तो प्यारे दोस्तों, इस केस के अंदर आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है और आपकी जो बिजनेस इनकम है, उसको लेकर हमारे पास जो रूल्स अवेलेबल है उसमें बताया गया है कि अगर आप टी की ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 40% आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगी। तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके कोर्स में कवर्ड भी था, बताया गया था कि रूल 8 को फॉलो करते हुए 60% एग्रीकल्चर इनकम होती है और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे बनती है। तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में भी आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए थी। तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली नीडेड टू क्लेम एक्सम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एचआरए। एचआरए हमारे पास है हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन हमें मिलती है, कौन से सेक्शन में मिलती है? हमें सेक्शन 1013A के अंदर यहाँ पे मिलती है। और इसको लेकर हमारे पास रूल्स बने हुए हैं और रूल्स में बताया गया कि किस तरीके से आप एचआरए की एग्जम्पशन लेंगे। तो एचआरए की जो एग्जम्पशन होती है उसके अंदर हमें बेसिकली क्या चीज देखनी होती है? हमें देखना होता है कि आपको कितनी बेसिक सैलरी मिल रही है, आप मेट्रो सिटी में तो नहीं रह रहे हैं, आपने कितना रेंट पे किया, आपको कितना एचआरए रिसीव हुआ। इसकी बेसिस पे 3 लिमिट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो अगर हम इसको, इन लिमिट्स को लेकर कैलकुलेशन करना चाहें एचआरए की एग्जम्पशन की, तो हम कर सकते हैं। तो सवाल हमें पूछ रहे हैं कि क्या चीजें आपको चाहिए होंगी एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए। तो एचआरए की 3 लिमिट्स हमारे पास होती है। तो 3 लिमिट्स अगर आपको मालूम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली लिमिट आपकी होती है कि आपको कितना एचआरए एक्चुअल में रिसीव हुआ, एक्चुअल में आपको कितना एचआरए रिसीव हुआ। सेकंड लिमिट होती है 50% या फिर 40% ऑफ दी सैलरी, आप मेट्रो सिटी में है या फिर नहीं है, उसको कंसीडर करते हुए तो आपका सिटी कौन सा है वो भी चाहिए। और जो लास्ट लिमिट होती है डेट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर सैलरी, ये लास्ट लिमिट हमारे पास होती है। तो इसके अंदर हमारे पास एक्चुअल सैलरी भी चाहिए, प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी चाहिए, रेंट पेड भी चाहिए और एचआरए एक्चुअल रिसीव्ड कितना है वो भी चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ए बी डी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही सीधा सवाल था, कोर्स में भी कवर था, बहुत बार डिस्कस की गई ये चीजें। तो इस सवाल में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए थी। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है, अमाउंट अनयूटिलाइज्ड इन द कैपिटल गेन स्कीम फॉर विच एग्जम्पशन वाज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 54 shall be treated as long term capital in the previous year। shall be treated as long term capital gain बोलना चाहिए था। चलो चलिए, फिर भी क्लैरिटी हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे एक तो सेक्शन 54 पता होना चाहिए, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप इस सवाल को आंसर कर सकते हैं। देखो प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो सेक्शन 54 है वो डील करता है कि अगर आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची और उसको बेचकर आपने जो अमाउंट है किसी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगा दिया, तो आपका कैपिटल गेन सेक्शन 54 में एग्जम्प्ट हो जाता है। अब ऐसा करने के लिए आपको 3 सालों का समय यहां पे दिया जाता है। तो आपको 3 सालों का समय दिया जाता है नई प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो अगर आपको
प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करनी है बट आपकी ड्यू डेट रिटर्न की आ गई, तो उस केस में आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करवा दें और फिर उसको आने वाले सालों में इस्तेमाल करते रहे। 3 सालों का समय है, उसमें आप इस्तेमाल करते रहे। अगर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का पैसा आपने इस्तेमाल कर लिया तो बहुत बढ़िया, अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया तो फिर 3 सालों के बाद ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे बन जाएगा। और सवाल हमसे यही चीज यहाँ पे पूछ रहा है, सवाल हमसे यही चीज पूछ रहा है, क्या 2 सालों के बाद होगा या 3 सालों के बाद होगा? तो 3 सालों के बाद होगा। अब 3 साल में भी 2 ऑप्शन हमें दे रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। तो हमारे पास सेक्शन 54 की कंडीशन होती है 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको वो पैसा यूटिलाइज करना है। तो 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर जो है हमें अगर यूटिलाइज करना है, हमने अगर यूटिलाइज नहीं किया तो फिर वो हमारा उस साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। 3 सालों के बाद हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड था, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश आपको करी हुई थी। तो आपको सेक्शन 54 की नॉलेज भी चाहिए थी और पता होना चाहिए था कि कितना टाइम आपको मैक्सिमम यहाँ पे मिलता है, 3 साल का मिलता है। और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का ऑप्शन भी होता है 54 में, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए थी। और ये भी मालूम होना चाहिए था कि अगर कैपिटल गेन स्कीम को आपने नहीं यूटिलाइज किया तो जिसमें आपका पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो उस साल का वो कैपिटल गेन आपका यहाँ पे बन जाता है। तो ये सारी प्रोविजंस को कहीं ना कहीं मिक्स करके सवाल में टेस्ट किया गया। तो ये सारी चीजें कोर्स में कवर्ड थी, बस आपको सोच के अप्लाई करना था इस चीज को सवाल में और आपको फिर इस सवाल में कोई दिक्कत ना आती। चलिए अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है ये तो हमारे पास, सीक्वेंस द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ ITR 1 एंड ITR 2। तो अगर आपको ITR फाइल करना है तो क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं? देखो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि आप रजिस्टर करें पहले तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे। एक बार आपने रजिस्टर कर लिया यहाँ पे, फिर उसके बाद आप अपने लॉगिन करेंगे, अपना पैन जो आपका पासवर्ड रहता है और उसके बाद आप पैन रहता है और आपका पासवर्ड रहता है वो डाल के लॉगिन कर लेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी रिटर्न को तैयार करेंगे। रिटर्न को आपको तैयार करना है, यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे, उसमें रिटर्न को तैयार करेंगे, फिर आप अपनी रिटर्न को तैयार करके फाइल कर देंगे और फाइल करने के बाद आपको साइन करना है, डिजिटली साइन करना है, ई साइन करना है, वेरीफाई करना है। तो वो काम आप सबसे लास्ट में कर लेंगे। तो हमारा जो सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है दैट इज गोइंग टू बी BADEC। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। प्यारे दोस्तों, ये सारे स्टेप्स जो हमारे इनकम टैक्स की फाइलिंग से जुड़े हुए हैं डिटेल में आपके साथ कोर्स में कवर अप किए गए थे। तो सवाल मेरे ख्याल से बहुत सीधा और आसान आपके लिए रहा होगा। यह सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो सेक्शन 17(1) हमें बेसिकली बताता है कि सैलरी के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है। तो अगर आपको सेक्शन की नॉलेज नहीं है, आपको नॉर्मली पता है कि सैलरी के अंदर क्या चीजें आती है, तब भी आप इस सवाल को आंसर कर पाओगे। तो बोला वेजेस, पेंशन एन्युटी, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ग्रेचुटी, एडवांस ऑफ सैलरी। तो वेजेस सैलरी में इंक्लूड होती है, बिल्कुल होती है, पेंशन और एन्युटी भी होता है। इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मिला, ये तो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, ये सैलरी नहीं है तो ये तो नहीं आएगा। ग्रेचुटी भी सैलरी में इंक्लूड होता है, कोई सैलरी एडवांस में मिल गई तो ये हम जानते हैं कि सैलरी का टैक्सेबिलिटी कैसे रहता है, आपको रिसीट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे रहता है। तो यहाँ पे भी हमारा ये भी टैक्सेबल हो जाता है सैलरी। तो ए, बी, डी और ई ये हमारे सैलरी माने जाते हैं, सी नहीं माना जाता। तो आप सी को निकाल दीजिए, आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 4 में वैसे ही सी आ रहा है, तो बचता ही आपके पास ऑप्शन नंबर 3 है। तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए, खुद से दिमाग लगाइए, आंसर यही निकल कर आएगा। तो ये अप्रोच से आपको सवालों को सॉल्व करके आंसर लगाना होता है। प्यारे दोस्तों, आपके साथ डिस्कस भी किया गया था कोर्स के अंदर, सेक्शन 17 के अंदर आपको सैलरी का मीनिंग बताया जाता है और क्या क्या चीजें उसके अंदर आती है सैलरी के अंदर। आपका बेसिक के साथ पेंशन, ग्रेचुटी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करवाई रखी थी। तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको कोई दिक्कत आई होगी। तो अगला सवाल हमारे पास है, Which of the following cannot use ITR 1 form to file return under the Indian Income Tax Act? तो ITR 1 फॉर्म हम नॉर्मली जानते हैं कि ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि रेजिडेंट है इंडिया के अंदर, उनकी इनकम अप टू 50 लाख है, मेनली उनकी सैलरी से इनकम होती है, इसके अलावा उनकी एक हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है और कुछ अदर सोर्सेज की इनकम भी हो सकती है। तो कौन कौन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर आपका कोई एसेट इंडिया से बाहर लोकेटेड है तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख ये तो इसका इस्तेमाल करेगा, इसकी 50 लाख से कम इनकम है वो तो इसका इस्तेमाल करेगा।
तो ये तो कर सकते हैं। इंडिविजुअल हु हैज एनी इनकम फ्रॉम सोर्स आउटसाइड इंडिया, आपकी बाहर से इनकम है तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जिसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ए, बी, डी और ई वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, दे कैन नॉट यूज ITR 1, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनेगा। प्यारे दोस्तों, ये चीजें भी आपके साथ कोर्स में कवर थी, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें देखकर कि आपके साथ जो चीजें कोर्स में पढ़ाई गई आपको वही एग्जामिनेशन में टेस्ट हो रही है। बट कई बार बुरा ये लगता है कि आप वो चीजें भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाती है। तो इसीलिए आपसे कहता हूं कि बार बार रिवीजन कीजिए। चीजें आपको सारी कोर्स में पढ़ाई जा रही है, आपको उन्हें अच्छे से करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, रिटेन रखना है अपने माइंड में एग्जामिनेशन तक, फिर आपको कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं आएगी। अगला सवाल है, A is entitled to children education allowance at rupees 80 per month per child. For 3 children it amounts to rupees 240 per month. तो A के 3 बच्चे होंगे, उसको 80 रुपीज पर मंथ मिल रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इट विल बी एग्जेम्प्टेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में हम जानते हैं कि आपको 2 बच्चों के लिए मिल सकता है, 100 पर मंथ तक की आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे हमें 80 पर मंथ मिल रहा है, तो 80 पर मंथ इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। बट हमें 3 बच्चों के लिए मिल रहा है, तो 3 बच्चों के लिए एग्जम्पशन हमें नहीं मिल सकती, हमें मैक्सिमम 2 ही बच्चों के लिए मिलेगी। तो 2 बच्चों के लिए 80 पर मंथ की एग्जम्पशन हमें मिलेगी, तो 160 पर मंथ की एग्जम्पशन हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, एक सीधा सवाल था आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के ऊपर। तो उम्मीद करता हूं इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये कंसेप्ट वगैरह कई बार आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किए गए थे। अगला सवाल हमारे पास है, अंडर विवाद से विश्वास एक्ट 2020 द अमाउंट पेबल बाय द डिक्लेरेंट अंडर सेक्शन 3 ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2021 इज। तो प्यारे दोस्तों, सरकार जो है विवाद से विश्वास, ये एक नया स्कीम लेके आई थी, एक नया कानून सरकार ने बनाया था, और सरकार ने यहाँ पे कहा कि आप सस्ते में छूट सकते हो। आपका कोई डिस्प्यूट सरकार के साथ चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो आप जो भी विवाद है प्लस आप 10% जो है वो जमा करवा दो, तो आपको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, हमारा जो विवाद है वो यहाँ पे खत्म कर देंगे, लिटिगेशन को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे सरकार ने हमें ऑप्शन दिया था कि आप डिस्प्यूटेड टैक्स प्लस 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स जमा करा के आपका जो विवाद है उसे खत्म कर सकते हो, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये वाला जो सवाल था थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड था, इतना भी करंट ओरिएंटेड नहीं था, क्योंकि ये जो स्कीम है थोड़ा सा पहले ज्यादा न्यूज में रहती थी, तो 1-2 साल पहले ज्यादा न्यूज में रहती थी, तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लेवल का सवाल था, और हर बार ऐसे कुछ सवाल एग्जामिनेशन में रहते ही है, देखने को मिलते ही है। और इस सवाल के अंदर बेसिकली आपको स्कीम के बारे में पूछा गया था, और स्कीम के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि आपको डिस्प्यूटेड टैक्स प्लस एडिशनल 10% डिपॉजिट करवाना होता है, और आप यहाँ पे अपने डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं, और इसीलिए हमें यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर 2 का हमने लगाया था। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, टैक्स हॉलिडे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज बीन यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इस सवाल के अंदर आपको ऑप्शंस में कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, और पूछ रहे टैक्स हॉलिडे कौन से सेक्शन में आपको मिलती है। तो अगर आपको ये मालूम है कि ये सारे सेक्शंस किससे जुड़े हुए हैं, और आपको ये मालूम है टैक्स हॉलिडे क्या होता है, तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टैक्स हॉलिडे का मतलब होता है कि कुछ सालों तक आपको इनकम टैक्स में हॉलिडे मिल रही है, आपको कोई टैक्स सरकार को जमा करवाने की जरूरत नहीं है। ये हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कंटेक्स में भी बात करते हैं, अभी स्टार्टअप्स के केस में भी बात होती है कि उनको टैक्स हॉलिडे मिल रहा है। तो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो आप इस सवाल को आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो आपको कुछ सेक्शंस दिए हुए यहाँ पे ऑप्शन में, लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 10(5), ये आपका जुड़ा होता है आपके लीव एंड कैश, लीव ट्रेवल कंसेशन से, आपका जो LTC है उससे ये जुड़ा हुआ रहता है। तो LTC का कोई टैक्स हॉलिडे से लेना देना नहीं है। इसके बाद है सेक्शन 80CCC, ये आपको जुड़ा हुआ है कि अगर आप कुछ पेंशन फंड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उतनी रिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो इसका भी कोई ऐसा टैक्स हॉलिडे से लेना देना नहीं है कि कुछ सालों तक टैक्स नहीं पे करना। फिर है सेक्शन 80D, सेक्शन 80D हमारे पास बात करता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया तो उसकी हमें रिडक्शन मिल जाती है, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कमाई है और उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 80IA ये बात करता है कि आपने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, ऐसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में पैसे लगाए हुए हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो आपकी जो इनकम है उसे कुछ सालों के लिए एग्जम्प्ट किया जाता है।
एंड दिस इज व्हाट इज रेफर टू एज टैक्स हॉलिडे। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है, ऑप्शन नंबर ए है, वही बनेगा करेक्ट आंसर हमारा। तो अगर ये नॉलेज आपको है तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। प्यारे दोस्तों, ये सारे सेक्शंस आपके साथ कोर्स में कवर्ड थे। टैक्स हॉलिडे का कंसेप्ट भी आपको कोर्स में समझाया गया था। तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए थी, बट हाँ थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछा है, और आजकल सवाल घुमा के ही पूछते हैं एग्जामिनेशन में। और इसीलिए मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप ऐसे घुमे हुए सवालों के आंसर लगा पाओगे। अगला सवाल है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इन्वॉल्व्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? देखो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब है कि आप अपनी सेल का कुछ परसेंट जो है इनकम मान लो और उस पर टैक्स दे दो। आपको बहुत डिटेल में टैक्स में अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, टैक्स ऑडिट्स करवाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सेल है आप उसका कुछ परसेंटेज अपनी इनकम मान लो और उस पर टैक्स जमा करवा दो। सरकार ने आपको ये छूट यहाँ पे दे रखी है। तो बेसिकली हमारे पास एक इनडायरेक्ट तरीका है जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहां पे आप उसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, रिबेट वगैरह से नहीं जुड़ा है, टैक्स लायबिलिटी स्टेट टू सेंटर उससे भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1। प्यारे दोस्तों, ये प्रिजम्पटिव स्कीम वाला कंसेप्ट कोर्स पे भी आपके साथ डिस्कस था कि बिजनेसेस जिनका टर्नओवर अप टू ₹2 करोड़ है, वो अपना 8% जो है टर्नओवर का वो अपनी यहाँ पे इनकम दिखा सकते हैं और उस पे टैक्स जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसी प्रोफेशनल्स के लिए भी ये स्कीम अवेलेबल है। अगला सवाल है, अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट अलाउंसेस व्हिच आर नॉन टैक्सेबल फॉर द इंडिविजुअल एसएससी। तो ऐसे अलाउंसेस जिस पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता वो आपको बताने हैं। तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस बेसिकली यहाँ पे सवाल हमसे पूछ रहा है कौन से हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो हमारे पास जो समचोरी अलाउंस रहता है वो हमारे पास एग्जेम्प्ट रहता है। हमारे पास जो कंपनसेटरी अलाउंस हम जजेस को पे कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। इसके अलावा ओवर टाइम अलाउंस आपको कोई मिलता है तो वो एग्जाम नहीं होता है। अलाउंसेस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देते हैं जो कि इंडिया से बाहर पोस्टेड है, पोस्टेड अब्रोड है, तो बिल्कुल ये भी आपका एग्जाम रहता है। और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो ये आपका टैक्सेबल अलाउंस रहता है। तो ये सवाल आपसे पूछ रहा था कि आपके नॉन टैक्सेबल या एग्जाम्प्ट अलाउंसेस कौन से हैं। तो सी और ई ये तो आपके टैक्सेबल होते हैं, ये एग्जाम्प्ट नहीं होते हैं। और ए, बी और डी इनको मिलाकर आपको कोई ऑप्शन ढूंढना है, और हमें जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है और जो करेक्ट ऑप्शन है इस आंसर इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 3। ए, बी और डी ये हमारे यहाँ पे नॉन टैक्सेबल अलाउंसेस बनेंगे। प्यारे दोस्तों, ये सारे अलाउंसेस आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किए गए थे। समचुरी अलाउंस, कंपनसेटरी अलाउंस, आपके अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया, तो ये सारे एग्जाम्प्ट होते हैं, दे आर फुल्ली एग्जाम्प्ट। ऐसी चीजें आपको बता रखी थी। ओवर टाइम अलाउंस आपका टैक्सेबल होता है, और ये भी बताया था नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी। तो ये सारे अलाउंसेस की अगर आपको जानकारी थी, आपको चीजें याद थी, तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अब ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है। ये सवाल जो इन्होंने पूछा है, पूछना नहीं चाहिए था बट स्टिल उन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो आइए सवाल को देखते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट अंडर मैट रिजीम आर एज फॉलोज। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम से ये आपका सवाल जुड़ा हुआ है कि अगर आपका जो बुक प्रॉफिट है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है, इनकम टैक्स का प्रॉफिट कम है, तो आपको एक बुक प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज टैक्स सरकार को जमा करवाना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो मैट की अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटेशन करनी है उसके लिए आपको बुक प्रॉफिट चाहिए। बुक प्रॉफिट के लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह भी करनी पड़ती है, और उसी को लेकर स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं और उनको आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बेसिकली हमें शुरू करना होता है हमारे नेट प्रॉफिट्स के साथ। हमारे जो नेट प्रॉफिट्स आ रहे हैं P&L अकाउंट में वहां से शुरू करना होता है, और हमें पहुंचना होता है हमारे नेट बुक प्रॉफिट्स पे जिसपे हम मैट का रेट अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ए आएगा, सबसे लास्ट में ई आएगा, बट ये सारे ऑप्शंस में देखो ऐसे ही दिया हुआ है, ए पहले और ई बाद में। तो इसीलिए मुझे लगता है ये सवाल एग्जामिनर ने बनाया इसीलिए था ताकि ये सवाल सब गलत ही करके आए। इसका तो मेरे ख्याल से किसी किसी का ही आंसर सही हुआ होगा। और उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट्स आपको करनी होती है। अब एडजस्टमेंट्स किस मर्जी ऑर्डर में कर लो, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट इन्होंने ऑर्डर भी एक स्पेसिफिक फॉलो किया है जो कि स्पेसिफिकली एक सोर्स में मेंशन किया गया था। तो उन्होंने कहा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टिपुलेटेड जो आपके एक्सक्लूजन और इंक्लूजन रहते हैं जो बता रखे हैं आपके कानून के अंदर कि ये आपको करने हैं,
तो आप सबसे पहले उनको कर देंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे उनको करेंगे, तो ये आपका ए के बाद डी ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मर्जर को लेकर एडजस्टमेंट करो, फिर उसके बाद जो आपकी ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को लेकर एडजस्टमेंट्स होती हैं, जब हम इंड एस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तब ये चीजें काम में आती हैं, तो उसकी कुछ एडजस्टमेंट करो और फिर फाइनली आप अपने जो बुक प्रॉफिट का अमाउंट है जिसमें मैट रेट लगना है वहां पे पहुंचोगे। तो ए डी बी सी ई ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर दिया गया है। तो कई सोर्सेज में ये सीक्वेंस फॉलो किया हुआ है, कई जगह बताया गया कि ये फॉलो करना चाहिए, बट स्टिल ये क्वेश्चन काफी हाई लेवल का है, इसमें इंड एस वाली बातें भी आ रही है और मैट का भी काफी हाई लेवल का कंसेप्ट यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो ये सवाल तो अगर आपका गलत हुआ है तो कोई चिंता करने वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है, बट इसका जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे दोस्तों, ये सवाल एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल था। तो इंड एस कंपनी के लिए कैसे मैट प्रोविजंस लगता है उसको लेकर आपको अगर स्टेप्स पता है तो ही आप इस सवाल को आंसर कर सकते थे। ऐसे सवालों से घबराना नहीं है, हर एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल आते हैं, तो आपको इसे एक बार देख लेना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैचिंग करनी है। यहाँ पे पहला हमें दे रखे डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, तो ये तो बहुत ही आसान है, नेशनल डिफेंस फंड को डोनेशन दिया, 100% रिडक्शन आपको मिल जाती है, ठीक है, तो आप इसे मैच कर सकते हैं। बट फिर भी आपको लग सकता है कि ये कहीं मैनेजमेंट अवॉइडेंस वगैरह में तो नहीं आएगा, इसलिए आगे चल लेते हैं। आगे हेजिंग ऑफ टैक्स है, कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज है और परमानेंट अकाउंट नंबर है, और इधर सेक्शन 148 टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स अवॉइडेंस के बारे में बता रखा है। तो टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप टैक्स की हेजिंग कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बी तो मेरे को लग रहा है 3 से ही मैच हो सकता है और किसी से मैच नहीं होगा। लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करना, इट इज रेफर टू एज अपनी टैक्स की मैनेजमेंट करना। अब पैन के लिए बचा सेक्शन 140A, हालांकि ये डायरेक्टली पैन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो आपके असेसमेंट वाले सेक्शंस होते हैं, बट स्टिल उन्होंने मैच कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ए को 4 के साथ मैच करते हैं, बी को 3 के साथ और सी को 2 के साथ, और हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है जी ऑप्शन नंबर 2 का। दिस बिकम्स अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप अपने करेक्ट आंसर पे आसानी से पहुंच सकते थे। तो प्यारे दोस्तों, चीजें कोर्स में भी कवर थी। सेक्शन 80G में 100% रिडक्शन मिलती है नेशनल डिफेंस फंड की, बताया गया था। टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट के डिफरेंसेस आपको समझाए थे और उसमें बताया था कि टैक्स मैनेजमेंट का मेन एम रहता है कि लीगल फॉर्मेलिटीज से बेसिकली आपको कंप्लाई करना है, और यही चीज सवाल में भी पूछी जा रही थी। तो आपकी जो चीजें आपने कोर्स में पढ़ी हुई थी वही एग्जामिनेशन में अप्लाई हो रही थी, और इसीलिए आप सवालों को अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते, थोड़ा सा सोचते, तो आसानी से हैंडल कर सकते थे। अगला सवाल हमारे पास है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर आपको रिडक्शन लेनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इंटरेस्ट की रिडक्शन लेनी होती है लोन के ऊपर, हाउसिंग लोन के ऊपर, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे जो सवाल आपको ऑप्शंस दे रहा है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दे रहा है वो इस हिसाब से दे रहा है कि अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसकी आपको यहाँ पे अगर डिडक्शन क्लेम करनी है, तो ऐसे आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सवाल में थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए थी, बट स्टिल हमें जो एग्जामिनर ने सवाल दिया उसे एक्सेप्ट करना है और आंसर तक पहुंचना है। द होम लोन मस्ट बी यूज्ड फॉर द परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो हाँ, अगर आपको ज्यादा छूट लेनी है, ज्यादा डिडक्शन लेनी है, तो आपका जो लोन है वो परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए ही होना चाहिए। लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019। अगर आपको ज्यादा छूट चाहिए तो उस केस में कंडीशन होती है कि लोन आपने जो लिया हो वो 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया हो। 1999 है, 2019 नहीं है, तो सेकंड कंडीशन सही नहीं है। अमाउंट ऑफ द लोन मस्ट बी यूज्ड विद इन 10 डेज, ऐसा तो कुछ नहीं है। परचेज और कंस्ट्रक्शन जो है आपको विद इन 5 इयर्स कंप्लीट करना होता है, तो हाँ, ये वाली कंडीशन हमारी सही है, ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इंटरेस्ट ऑन लोन कैन नॉट एक्सीड 22%, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है। तो ए और डी ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है अगर हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में हमें अगर ज्यादा डिडक्शन क्लेम करनी है, तो ये कंडीशन हमें फुलफिल करनी होती है, ए और डी वाली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बनेगा। सवाल में थोड़ी और क्लैरिटी होनी चाहिए थी, बट स्टिल एग्जामिनर को लगता है कि आपको चीजें मालूम है, आप खुद ब खुद समझ जाओगे, आप समझदार लोग हैं, और इसीलिए शायद इसीलिए उसने ऐसा सवाल बनाया और ऐसे ऑप्शंस यहाँ पे बनाए। प्यारे दोस्तों, आपको कोर्स में बताया गया था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए आपको अगर बोरोड कैपिटल के इंटरेस्ट की रिडक्शन चाहिए तो जो कंडीशंस आपको फॉलो करनी है वो कुछ इस तरीके से रहती है, और इन्हीं कंडीशंस को आपको इस सवाल में अप्लाई करना था। अगला सवाल हमारे पास है, arm's length price competition under section 92C of the income tax act does not include which one of the following।
देखो जब हम बात करते हैं ना सेक्शन 92 वगैरह की, तो इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े हुए प्रोविजन है, और इसके अंदर बेसिकली बात होती है आपके आर्म्स लेंथ प्राइस की, और आर्म्स लेंथ प्राइस को कैसे कंप्यूट करना है इसको लेकर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स भी अवेलेबल है। CUP कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड अवेलेबल है, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड भी अवेलेबल है, रीसेल प्राइस मेथड भी अवेलेबल है, स्लंप सेल प्राइस मेथड ये कोई मेथड ऐसा अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, आर्म्स लेंथ प्राइस को निकालने के जो मेथड्स है वो आपको सारे मेथड बताए गए थे कोर्स के अंदर, तो अगर आप ये जानते थे तो कोर्स सवाल में आपको कोई दिक्कत यहां पे नहीं आनी चाहिए थी। अगला सवाल है, टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इन द केस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एंड हुज ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पूछ रहे हैं अगर आप प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा जब आपकी ग्रॉस रिसीट्स कितने अमाउंट से ज्यादा है। देखो प्रोफेशनल के केस में आपको टैक्स ऑडिट तब कराना होता है जब आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा होती है, तो ऑडिट कराना होता है। तो करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर 4, 50 लाख का करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। अरे दोस्तों ये चीज कोर्स में भी कराई गई थी सेक्शन 44 AB के बारे में, जहां पे आपको बताया था कि आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने पड़ते हैं। बिजनेस के केस में लिमिट 1 करोड़ है और प्रोफेशन के केस में ये लिमिट आपकी 50 लाख की रखी गई है। चलिए अगला सवाल है, which of the following losses are allowed to be carried forward and set off in the subsequent years। तो कौन से लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं आने वाले सालों में, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी लॉस, बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन लॉस, कैपिटल लॉस, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो प्यारे दोस्तों सवाल में बड़ी अजीब सी चीज पूछ रहा है कि कौन से लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कर सकते हो। देखो इन सभी लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ तो कर ही सकते हो, हालांकि कुछ कंडीशंस होती हैं कि कितने सालों के लिए कर सकते हो, किस हेड से कर सकते हो, ऐसी कंडीशंस होती है। बट कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ तो सभी को आप कर सकते हो, तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, ABCDE। तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते होंगे कि कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ अगर आपको करना है तो ये सारे लॉसेस कहीं ना कहीं हमारे कवर्ड होते हैं, चाहे स्पेकुलेशन का हो, चाहे आपका कैपिटल लॉस हो, चाहे रेस हॉर्सेस का हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी का हो, चाहे बिजनेस हो, सभी को कर सकते हो। बट कितने सालों के लिए कर सकते हो और किस हेड से आप इसे सेट ऑफ कर सकते हो, तो इसको लेकर आपकी स्टिपुलेशंस बता रखी है। बट हाँ सबको कर सकते हो आप कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। तो यहां पे हमारे पास सवाल है, सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स टू कंप्यूट टैक्स वेयर देयर इज एग्रीकल्चर इनकम आल्सो। तो बेसिकली जब हमें पार्शियल इंटीग्रेशन करना होता है एग्रीकल्चर इनकम का नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ, तो उसमें क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उसको लेकर ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा, एड एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम एंड कैलकुलेट द टैक्स ऑन एग्रीगेट एज इफ सच एग्रीगेट इज द टोटल इनकम। तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेप यही रहता है कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके एक बार टैक्स निकाल लो। दूसरा स्टेप हमारे पास रहता है कि आप एग्रीकल्चर इनकम को जो हमारी एग्जम्पशन लिमिट है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उसमें ऐड करो और फिर टैक्स निकालो। तो बिल्कुल दूसरा स्टेप हमें पॉइंट बी में ही देखने को मिल रहा है कि एग्जम्पशन लिमिट में ऐड करो और टैक्स निकालो। फिर हम क्या करते हैं, जो हमने पहले में टैक्स निकाला था, पहले स्टेप में टैक्स निकाला था, उसे दूसरे स्टेप से माइनस कर देते हैं। तो डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एज कंप्यूटेड फ्रॉम द टैक्स कंप्यूटेड फ्रॉम ए। तो बिल्कुल आपका सी वाला ही तीसरा स्टेप रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कोई रिबेट मिलनी है तो वो ले लेते हैं और फिर अपना फाइनली सेस ऐड कर देते हैं। तो 4 और 5 यही हमारे स्टेप्स यहाँ पे बनने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल सीधा सीधा ABCDE वाला बनेगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। प्यारे दोस्तों ये सारे स्टेप्स इसी सीक्वेंस में कोर्स में आपके साथ डिस्कस किए गए थे, तो सीधा सीधा सवाल था, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए थी। अगला सवाल है, दो स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं। स्टेटमेंट 1 है, टैक्स प्लानिंग प्रमोट्स प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रेंथन्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। सेकंड स्टेटमेंट है, टैक्स इवेशन इज एन एक्ट विद इन द परमिसिबल रेंज ऑफ द एक्ट टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो पहली स्टेटमेंट टैक्स प्लानिंग से जुड़ी हुई है। तो टैक्स प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बेसिकली आप एक प्रोफेशनल हैं जो कि प्लानिंग कर रहे हैं या किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, तो प्रोफेशनलिज्म प्रमोट होगा और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री की स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि अगर आप टैक्स प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर आप कुछ डिडक्शंस वगैरह क्लेम करेंगे। तो हो सकता है सेक्शन 80C के अंदर आप कुछ यहाँ पे डिडक्शंस क्लेम करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करें, तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन तो बेहतर होगी ही होगी। तो स्टेटमेंट 1 तो आपकी सही है।
पर जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है टैक्स इवेशन की, तो ये कह रहे हैं कि विद इन द परमिसिबल रेंज ऑफ द एक्ट। तो टैक्स इवेशन परमिसिबल रेंज में नहीं होता है, टैक्स इवेशन इज अगेंस्ट द एक्ट, अगेंस्ट द लॉ। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, इसीलिए करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। प्यारे दोस्तों, ये चीज कोर्स में भी कवर थी कि टैक्स प्लानिंग जो है उसके लिए आपको एक्ट्स वगैरह की नॉलेज चाहिए, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को भी ध्यान में रखा जाता है टैक्स प्लानिंग के समय। और टैक्स इवेशन जो है बेसिकली इसमें हम लॉ को इन्फ्रिंज कर रहे होते हैं। तो ये चीजें अगर आपको मालूम थी तो मेरे ख्याल से इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। तो अगर आपने कोर्स को अच्छे से कवर अप किया तो काफी सवालों को आप आसानी से इजीली डील कर सकते थे। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस फॉर द गिवन डिटेल्स। आपको निकालनी है एनएवी। तो एनएवी निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें जीएवी चाहिए होगी, है ना। जीएवी में से हम म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो ही एनएवी आएगी। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं जी हमें क्या क्या जानकारी दे रखी है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट और म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स के आगे लिखा है ड्यू बट नॉट पेड, तो इसकी रिडक्शन तो वैसे ही नहीं मिलेगी क्योंकि पेड बेसिस पे मिलती है म्युनिसिपल टैक्स की रिडक्शन। अब यहाँ पे आपको जीएवी निकालना है तो उसके लिए आपको एक तो चाहिए, क्या चाहिए, एक आपको चाहिए एक्चुअल रेंट और एक आपको यहाँ पे चाहिए होता है एक्सपेक्टेड रेंट। दोनों में से आपको कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा है, वो जीएवी होगा। एक्चुअल रेंट तो सीधा सीधा सवाल में गिवन है 4,80,000 है। एक्सपेक्टेड रेंट की अगर मैं बात करूं तो वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू, यानी कि 4 लाख बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट तो ऑलरेडी ज्यादा ही आ रहा है, तो 4 लाख हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो ज्यादा है वो मेरा जीएवी बनेगा, 4,80,000 यहाँ पे मेरा जीएवी बनेगा। और इस जीएवी में से मेरे को म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है तो मैं एनएवी तक पहुंचूंगा। तो म्युनिसिपल टैक्स तभी माइनस होता है जब मेरे पेड बेसिस पे हो, तो यहाँ पे पेड तो कोई है ही नहीं है, तो 0 ही माइनस होगा और 4,80,000 ही मेरा यहाँ पे बन जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, आंसर मेरा यहाँ पे बनेगा। प्यारे दोस्तों, ये सवाल भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाता अगर आपने कोर्स में से पढ़ा हुआ है कि कैसे आपको जीएवी निकालना है, कैसे एनएवी निकालना है, म्युनिसिपल टैक्सेस की रिडक्शन आपको कब मिलती है। सो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस थी, तो इस सवाल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, banks are not required to deduct TDS from depositors who have submitted declaration in which one of the following forms under income tax rule 1962। देखो जी, हमारे जो बैंक्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी है टीडीएस काटने की। आपको पेमेंट्स करते हैं, आपको इंटरेस्ट पे किया तो टीडीएस काट लेंगे। बट अगर आपकी इनकम कम है, आपका कोई टैक्स बनता नहीं है, आप नहीं चाहते कि आपका टीडीएस कटे, तो आपको ये सुविधा दे रखी है कि आप फॉर्म 15G जाकर बैंक में सबमिट कर सकते हैं और फिर आपका जो बैंक है वो आपका टीडीएस यहाँ पे नहीं काटेगा। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर 3 का, फॉर्म 15G इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। प्यारे दोस्तों, फॉर्म 15G और H आपके साथ कोर्स में भी कवर थे, तो मेरे ख्याल से ये सवाल को भी आप आसानी से हैंडल कर सकते थे। चलिए, यहाँ पे सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविडेंट फंड्स इज सेट अप अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1952। स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो प्यारे दोस्तों, सीधा सवाल है, ये आपके 4 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड होते हैं और इसमें से जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है it is set up under the Provident Fund Act 1952। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे इस सवाल का बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, कोर्स में भी आपको बताया गया था कि हमारे जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं वो हमारे प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के अंदर यहाँ पे बनाए जाते हैं और उनको कमिश्नर इनकम टैक्स से रिकॉग्निशन भी मिल जाती है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर आप आसानी से यहाँ पे भी मार्क कर सकते थे। अगला सवाल है, रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडियन इनकम टैक्स एक्ट इज डिटरमाइंड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं वो किसके लिए डिटरमाइन करते हैं, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, अकाउंटिंग ईयर, बोथ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो प्यारे दोस्तों, आप रेजिडेंशियल स्टेटस उस साल के लिए कैलकुलेट करते हैं जिसका आपको टैक्स देना है। तो प्रीवियस ईयर का हमें टैक्स पे करना होता है, तो प्रीवियस ईयर के लिए आप रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करते हैं और इसीलिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही सीधा सवाल था,
रेजिडेंशियल स्टेटस की डिटर्मिनेशन आपकी सेक्शन 6 में कवर्ड है और उसमें लिखा गया है कि आपको प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है एग्जामिन करना है आपकी एसएससी की टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए। तो सवाल बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा था और इस सवाल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। प्यारे दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन जहां पे हमने आपके साथ बातचीत करी इनकम टैक्स के सवालों की। उम्मीद करते हैं कि इन सवालों से आपको और क्लैरिटी मिली है एग्जामिनेशन को लेकर कि एग्जामिनेशन में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और आप अगली जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इन सभी चीजों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड बाकी और सब्जेक्ट्स के जो डिस्कशन है पीवाई क्यू के वो स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे चल रहे हैं, तो आई रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।